तो इन्हें प्रोजेक्टाइल मोशन, जो डेफिनीशन वाला पार्ट है, प्रोजेक्टाइल मोशन की जो डेफिनीशन है वो क्या है कि अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन is not equal to 0 degree, 180 degree, 90 degree permanently, then motion is called projectile motion. Motion is called projectile motion. ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डेफिनेशन तो क्लियर है ना। कभी भी अगर आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में बनने वाले एंगल को देखें और वो इतना ना हो तो समझ जाना कि जो मोशन होगा दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की कि कितने तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें से एक होगा फ्रॉम ग्राउंड, और दूसरा होगा फ्रॉम हाइट। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आपको दो तरीके से पढ़ना होगा, ग्राउंड वाला और हाइट वाला। ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में इतने फार्मूले होते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए कि आप परेशान हो जाओगे, और अगर हम फार्मूले से नहीं क्वेश्चन करेंगे, बेसिक फंडामेंटल अप्रोच लगाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये फॉर्मूला रिच होगा, मतलब आप ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप इसकी जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको फार्मूला पता होना ही चाहिए, और ये फंडामेंटल होगा। इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए थैंक्स गॉड कि हमारे पास में कोई फार्मूला जैसी लिस्ट नहीं होगी, फंडामेंटल अप्रोच होगी। ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में ग्राउंड से वेलोसिटी जो है वो कुछ एंगल बनाएगी, जो वेलोसिटी होगी दैट इज प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है। और आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है वो ग्राउंड से एंगल थीटा बना रही है, और जब हम ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो जो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है वो पिक्चर में आ गया, ये ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है। नाउ यू ऑल कैन सी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन की जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है उसके बीच में जो एंगल है ना तो 0 डिग्री है, ना ही 180 डिग्री है, और ना ही 90 डिग्री है। एंड प्रैक्टिकली यू कैन चेक कि मोशन कैसा होगा। तो ये मोशन जो है परफॉर्म करेगा, और आप देख सकते हैं ये ऐसे जाके मोशन परफॉर्म करेगा, यानी जो पाथ होगा वो कर्व होगा। तो ये जो कर्व पाथ है उसको फॉलो करते हुए मोशन कंप्लीट होगा। आप ऐसे भी फेंक सकते थे लाइक दिस। ये देखिए, ये आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी हो गई, ये प्रोजेक्टेड वाली वेलोसिटी, और ये ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन। ग्राउंड में अगर हम हैं तो यही एक्सेलरेशन इफेक्टिव हो जाएगा। एंड नाउ यू कैन चेक द एंगल बिटवीन देम। तो कोई इसी तरीके का एंगल नहीं बन रहा है। ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन जब परफॉर्म करेगा तो ऐसे जाके परफॉर्म करेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द जो ग्राउंड है वो फार्मूला रिच होगा, तो ये हमें पढ़ना है। और अगर हाइट में जाकर के, जैसे ये कोई हाइट हमारे पास है, ये कोई बिल्डिंग है, इसकी हाइट पर हम पहुंचे और हमने ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, तो ये देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे जाके कंप्लीट करेगा। तो यहां पर भी यू कैन नोटिस द बेसिक पॉइंट की जो ग्रेविटी है और जो वेलोसिटी है उसके बीच में वो एंगल नहीं है जो डेफिनेशन में दिया गया है।
चाहे ऐसे फेंको या ऐसे फेंको, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ये लीजिए, तो ये फ्रॉम द हाइट वाला प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऑब्लिक वाले प्रोजेक्टाइल मोशन के आपके पास में दो केसेस होंगे, वन फ्रॉम द ग्राउंड, फार्मूला रिच होगा, एंड अदर फ्रॉम द हाइट। और एक अंदर की बात आपको और बताते हैं, जो फार्मूला रिच प्रोजेक्टाइल मोशन है इसका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है। जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो भी इन क्वेश्चंस को करेंगे, और जिनका हो रहा है वो भी इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये जो फंडामेंटल अप्रोच वाला जो केस होगा वहां पर मेन काम होगा, जिसमें हमें अपना जो है बेसिक फंडामेंटल अप्रोच फॉलो करनी होगी। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के ये दो टाइप्स क्लियर हैं। इसके बाद में एक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पहला मान लेते हैं, और इसके ये दो पार्ट हो गए, ये ए और ये बी। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है, ये हमारी मेन हेडिंग होगी, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके ये दो पार्ट हैं। इसके बाद में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, जो किसी हाइट पर जा करके हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे। हॉरिजॉन्टल हाइट से ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाएगा। जैसे ये देखिए, ये एक पर्सन है और इसने एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया, ये प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है। तो पर्सन की जो है ये कुछ हाइट है ग्राउंड से ना, ग्राउंड हाइट पर जाकर के हॉरिजॉन्टली किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर देना, ये आता है आपके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये भी काम कर सकते हैं कि यू कैन यूज द हाइट ऑफ एनी बिल्डिंग और टावर, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया। यू इसकी प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है और ग्रेविटी ये एक्सेलरेशन है। तो यहां ये 90 डिग्री है t इज इक्वल टू 0 पर। थोड़ी देर में ये एंगल जो है वो क्या हो जाने वाला है, बदल जाने वाला है। एंड दैट इज वाई डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि 90 डिग्री का एंगल जो है परमानेंटली नहीं होना चाहिए। जैसे ही मोशन के जस्ट स्टार्ट के बाद आप देखोगे, मान लेते हैं यहां पर, तो यू कैन चेक कि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी और ये ग्रेविटी होगी। तो ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड अगेन यू आर लकी कि इसको भी फंडामेंटल अप्रोच से करना पड़ेगा। थैंक्स गॉड कि इसमें भी बहुत सारे फार्मूले आपको नहीं मिलेंगे, ये अच्छी बात है। और फंडामेंटल अप्रोच भी कहीं वेरी नहीं करेगी, एक ही फंडामेंटल अप्रोच होगी जो कि हम वर्टिकल मोशन में आपको सिखा चुके हैं। तो उसी फंडामेंटल अप्रोच को हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। थर्ड वाला जो है वो इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन है। इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन स्कूल लेवल पर ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन लेवल पर ये सिलेबस में है। और इंक्लाइंड प्लेन पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग यहाँ पढ़ेंगे जैसा हम बता रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे। ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल अल्फा पर है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ से यहाँ तक होगा। क्योंकि हमें पता है ना कि जो ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल मोशन है और हाइट वाला जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन है और हाइट वाला जो प्रोजेक्टाइल मोशन है हॉरिजॉन्टल वाला, इतना सब प्रोजेक्टाइल मोशन करने के बाद इसमें कुछ रह नहीं जाता। तो जहां थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं वो सीख लेंगे, और इसके क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। इसमें भी फार्मूला रिच होगा, ये भी रिच फार्मूला वाला केस होगा। तो डेफिनेशन के साथ साथ ये टाइप्स भी क्लियर हैं कि नहीं, बोलो। अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए हैं, एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन है वो जिस रास्ते पर चलते हैं वो रास्ता जो है वो कर्व जैसा है, कर्व पाथ है। जितने भी एग्जाम्पल आपने भी देखे, तो ये पॉइंट जरा यहां पर हाईलाइट किया जाए। इन प्रोजेक्टाइल मोशन जो पाथ ऑफ मोशन है, पाथ ऑफ मोशन
इज कर्व। कर्व जैसा पाथ है, कर्वी लीनियर भी कह सकते हो आप। चाहे वो कोई भी हो, जमीन से जो प्रोजेक्टाइल मोशन था वो ऐसे पाथ फॉलो कर रहा था, हाइट पर जाकर के जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन था वो ऐसे अपने रास्ते को फॉलो कर रहा था, तो कर्वी लीनियर पाथ है, कर्व जैसा पाथ है। हॉरिजॉन्टल वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रास्ता था वो भी कर्व जैसा था। इंक्लाइंड प्लेन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन था वो भी कर्वी लीनियर पाथ पर था। तो एक बात ये पक्की है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहे हैं उसमें जो रास्ता है वो कैसा है, कर्व जैसा है। अब कर्व वाला जो पोर्शन होता है, कर्व जो पाथ होता है भाई, कर्व पाथ सर्कल में भी होता है, कर्व पाथ एलिप्स में भी होता है, कर्व पाथ जिगजैग में भी होता है, कर्व पाथ हाइपरबोला में भी होता है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल वाला कर्व पाथ है वो किसका पार्ट है, वो किस ज्योमेट्री का पार्ट है? ये क्या ये कर्व सर्कल का कुछ हिस्सा है, या जो ये कर्व पाथ है ये एलिप्स के हिस्से हैं, या फिर वो जिगजैग का कुछ हिस्सा हो सकता है? और कर्व पाथ में कुछ ऐसे भी पाथ हो सकते हैं जो इर्रेगुलर हो, जिनका फिजिक्स में और मैथ में कोई नाम ना हो, इर्रेगुलर वाला कर्व पाथ। आखिर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का कर्व पाथ है वो कैसा है? तो आंसर है कि वो जो कर्व पाथ है वो पैराबोला है। कर्व पाथ में पैराबोला भी आता है, कर्व पाथ में पैराबोला भी आता है। तो हमें ये प्रूफ करना होगा कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है वो पैराबोलिक है, ये प्रूफ करना होगा। और इसके लिए हमें उस रास्ते की, जो वहां रास्ता बन रहा है, उस रास्ते की निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन निकालनी पड़ेगी उस रास्ते की। और रास्ते की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है हमें ये करना आता हो या ना आता हो, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए कि हाउ वी फाइंड रास्ते की इक्वेशन, हाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मीन्स रास्ता। कैसे हम किसी रास्ते की इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं? तो प्रोसेसिंग होती है कि जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है उस रास्ते पर एक पॉइंट ले लो विद कोऑर्डिनेट x, y। तो टेक अ पॉइंट ऑन गिवन पाथ with coordinate x, y। आपको जो है ये काम करना है। जो भी रास्ता आपको दिखाई दे रहा है उसमें एक पॉइंट सेलेक्ट करिए। पॉइंट का सिलेक्शन जहां आपकी मर्जी हो वहां ले लीजिए और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y ले लीजिए। 2D में अगर है तो x, y, 3D में है तो x, y, z। और इसके बाद में क्या करते हैं, सेकेंड नंबर पॉइंट कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब इस काम को करने के लिए तुम्हें अपने टीचर की हेल्प लेनी पड़ सकती है, और फिर टीचर की हेल्प के बाद तुम ये काम खुद कर सकते हो, क्योंकि x और y में जो रिलेशन फाइंड आउट करना होगा उसमें मैथ के और फिजिक्स के लॉज लगेंगे, रूल लगेंगे। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। जो रिलेशन आया दैट इज इक्वेशन ऑफ रास्ता, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये है प्रोसेसिंग किसी भी रास्ते की इक्वेशन को निकालने के लिए। और फिर कुछ इक्वेशन जो है रास्ते के साथ अटैच होती है। जैसे x, y में इक्वेशन बनी, तो अगर आपकी बनने वाली इक्वेशन देखने में ऐसी है
अगर आपने विद द हेल्प ऑफ टीचर एंड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लॉज जो भी एक्स वाई में रिलेशन निकाला, अगर वो रिलेशन देखने में ऐसा है y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट x प्लस माइनस कॉन्स्टेंट, यहां पर जो a और b है वो कांस्टेंट है, क्योंकि x और y में इक्वेशंस बनेगा तो x और y को छोड़ करके वहां जो टर्म्स होंगे फिर वो ऐसे क्या रहेंगे, कांस्टेंट ही रहेंगे। तो अगर इक्वेशन का लुक ऐसा है तो कॉन्फिडेंस से बताना कि रास्ता कैसा है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन जो है वो 6 तरीके की होती है। कभी स्ट्रेट लाइन देखने में ऐसी होती है, इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होती है, कभी स्ट्रेट लाइन देखने में ऐसी 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 होती है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। कब कौन सी स्ट्रेट लाइन बनेगी ये मैं बता चुका हूं, लेकिन ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ चैप्टर फिर से बता दूंगा। तो अगर इक्वेशन ऐसी बनी है तो वो रास्ता ये होगा 4 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट लाइन हो गई। अगर आपने हार्ड वर्किंग करके इक्वेशंस बनाई और वो इक्वेशन ऐसी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है जिसका कि सेंटर ओरिजिन पर होगा। सेंटर विल बी एट ओरिजिन। ये एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करती है जिसका सेंटर कहां पर होगा, ओरिजिन पर होगा, ओरिजिन पर होगा। ऐसे ही अगर इक्वेशंस आपने बनाई और वो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पर ए बी यहां कांस्टेंट है, तो ऐसा रास्ता एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा रास्ता एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अगर आपने इक्वेशन निकाली है और वो इक्वेशन निकलने के बाद में इस तरीके से आ गई है x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ऐसे रास्ते रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखने में ऐसा होता है। सर्कल आपको पता है इसलिए नहीं बनाया, एलिप्स की पिक्चर भी आपको पता है किस तरीके की होती है। एंड सब तो नहीं लिख सकते हैं यहां पर, लेकिन जो हमारे फिजिक्स के लिए यूजफुल हैं वो लगभग सारे यहां पर आ रहे हैं। जैसे देखिएगा, आपने एक्स और वाई में इक्वेशन फाइंड आउट किया और उस इक्वेशन में ऑर्डर या पावर, ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 2 है, मैक्स पावर है, और मैक्स पावर जो है y के ऊपर 1 है, या इसका उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो जाएगी y पर मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है और x पर मैक्सिमम पावर 1 है। तो ऐसे इक्वेशंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पैराबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सारे के सारे इक्वेशंस पैराबोलिक रास्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। बात को जरा सा रिपीट करते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन में कर्व वाला पाथ है वो पैराबोला होता है, वो एलिप्स का पार्ट नहीं है, वो सर्कल का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इक्वेशंस निकालने के लिए अप्रोच यूज करेंगे
तो फिर हमें इक्वेशन में x पर या तो मैक्सिमम पावर x पर 2 और y पर 1 मिलेगी, या उसका उल्टा हो जाएगा कि y पर मैक्सिमम पावर 2 हो जाएगी और x पर जो मैक्सिमम पावर है क्या हो जाएगी 1। अगर ऐसा आ जाए तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ हम ये कह पाएंगे कि जो वो कर्व जैसा रास्ता दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली क्या है, पैराबोला।